हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पिछले कुछ दिनों से मैं लाइव प्रोग्राम नहीं कर पा रहा हूं, दिल्ली में नहीं हूं अपने किसी जाती मसरूफियत की वजह से, लेकिन इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। अगले 4-5 दिन शायद इसी तरह से चलाना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी आपके साथ लाइव प्रोग्राम के लिए भी दिन में 4 बजे जुड़ा करूंगा, उसका अनाउंसमेंट मैं अलग से करूंगा। आज अमरीश मिश्रा जी से एक बार फिर मुलाकात हो रही है। अब नेतन्याहू कब्जा करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं गाजा पर, और ये कहा जा रहा है कि इसमें 4 से 5 महीने लग सकते हैं, और वो बार बार फिर पूरी पूरी आबादी को नॉर्थ से साउथ और अलग अलग वो जिस तरह से डिस्प्लेस करने का उनका तरीका है वो फिर से शुरू होगा। और ट्रंप ने कह दिया है कि ये मामला जो भी चाहे इजराइल करे, हम उसमें दखल नहीं देंगे। और भी खबरें ये आ रही हैं कि आईआरजीसी ने, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने इस बार हमला किया तो हम बहुत ही भरपूर जवाब देंगे। अजीब सूरत हाल है, फिर से ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ रुक गया हो, कोई चीज आगे नहीं बढ़ रही। क्या कुछ है, ये सब समझने की हम कोशिश करेंगे। उधर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी हमने पिछले दिनों देखा, फिलिस्तीन हक में कह करके फिलिस्तीन के खिलाफ ही काम हो रहा है। क्या कुछ है, किस तरफ बढ़ा हुआ नजर आ रहा है ये पूरा इलाका, ये समझने की कोशिश करेंगे। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपको क्या लगता है, ये अब एक बार फिर नया सिलसिला शुरू करने की बात हो रही है? जब हमारी आपकी बात हो रही है तो आज ही एक फाइनल होने वाली है जेरूसलम में, और कहा यह जा रहा है कि वहां के फौज के सरबराह इसके खिलाफ है, लेकिन मिनिस्टर को जिद है नेतन्याहू के गाजा पर कब्जा किया पूरी तरह से। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें बहुत साफ बात है। नेतन्याहू की ये एक बड़ी प्लानिंग एक लंबे समय से है कि वो गाजा पे कब्जा करें, लेकिन उसमें समस्या जो सबसे बड़ी आ गई है वो ये आ गई है कि सेना तैयार नहीं है। और सेना तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि जो आर्मी चीफ है वो तैयार नहीं है। अब इस तैयार नहीं होने के पीछे भी एक कहानी है, किस तरह से तैयार नहीं। दरअसल वहां जो अंदरूनी जंग चल रही है इजराइल के अंदर, वो ये चल रही है कि मिलिट्री लीडरशिप ये कह रही है कि पॉलिटिकल लीडरशिप अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियर नहीं है। उसका एम और ऑब्जेक्टिव अगर होस्टेजेस को छुड़ाना था, हमास के कुछ लोगों को मारना था, तो उसमें हमास के कुछ लोग तो मार दिए गए। हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। अब होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू को डील कर लेनी चाहिए, ये सेना का मानना है। दूसरी बात, सेना ये कह रही है कि अगर आप कहेंगे कि गाजा को ऑक्यूपाई करो। अब गाजा को ऑक्यूपाई करने में एक टेक्निकल इशू ये भी है कि वहां का जो प्रेसिडेंट है वो कमांडर इन चीफ नहीं होता सेना का, या प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होता। हमारी तरह वैसी स्थिति नहीं है। वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आर्मी आती है, और वॉर का जो फैसला वो एक कैबिनेट लेती है, तो कैबिनेट वोट के साथ। इसीलिए कैबिनेट मीटिंग कल भी होनी थी, नहीं हुई। आज है, तो इसलिए अभी नेतन्याहू ने पूरी तरह से वो फैसला लिया नहीं है। लेकिन उसमें जो सेना प्रमुख के साथ जो बकझक हो गई बड़ी भयंकर, नेतन्याहू की गाली गलौज तक हुई खूब जम के। अब उसमें देखिए मेन बात क्या है। मेन बात यह है, सेना ये कह रही है कि आप हमको लिख के दीजिए कि ये जो हमें ये जो ग्राउंड इन्वेजन है या गाजा को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, सेना कहां तक जाएगी, कितने आगे जाएगी, सेना कितने क्षेत्रफल पे कब्जा करेगी, सेना सिविलियंस को किस तरह से ट्रीट करेगी, मारेगी या कुछ और करेगी। पूरा लिखित दीजिए। इसके लिए रिसोर्सेस क्या हैं वो लिखित दीजिए। दूसरी बात, सेना ये भी कह रही है कि जब ये सब होगा, जो इंटरनेशनल रिएक्शन होगा, उससे जो है हमारे सेना के लोग जो बाद में रिटायर होने के बाद या कहीं छुट्टी पे जाते हैं, पूरी दुनिया में उन पे हमले हो रहे हैं, तो अभी जो इस पे लिख के दीजिए कि इसकी जिम्मेदारी जो भी होगा, गाजा में कत्लेआम होगा, जो भी होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वो नेतन्याहू लेंगे, वो लिख के देंगे मैंने अपनी जिम्मेदारी पे भेजा है। सैनिकों को उस तरीके से उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अब ये देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि सेना जो है लिखित मांग रही है
प्राइम मिनिस्टर से कि तुम लिख के दो कि ये अच्छा, और उसमें एक और बात कि जो गाजा का कब्जा है वो 5-6 महीने में नहीं होगा। गाजा में अगर हमको ये ऑर्डर दिया जाए कि पूरे गाजा पे कब्जा कर लो, अच्छा, और उसमें जो है पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस कर दो, ये 5-6 महीने में नहीं होगा, ये सालों लग जाए। सेना का ये कहना है, साल मतलब 5-10 साल, 5-10 साल लग जाएंगे। इसलिए ये तो 4-5 महीने वाली बात तो कहीं से नहीं आई है, ये पता नहीं कौन फैला है। 5 से 10 साल सेना ने कहा है, नंबर 1। नंबर 2, सेना ने यह भी कहा है कि क्या जो ऑक्यूपाई करेंगे हम लोग, उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होगा कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ये सारी सेना इस समय बहुत ही सतर्क है, वो नहीं फंसना चाहती है किसी ऐसी चीज में जो जो जहां पर उससे वो निकल ना पाए। और नेतन्याहू को भी सेना प्रमुख याल जमीर ने ये कहा है कि गाजा इज अ स्वॉम्प, वो एक दलदल है, और उस दलदल में मत फंसो, सेना को मत फंसाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेना को मत फंसाओ। अब ये जो पूरी बात है कि सेना को मत फंसाओ, इसमें देखिए जो नेतन्याहू का कहना है, नेतन्याहू का ये कहना है कि सेना तो कैबिनेट के हिसाब से चलेगी, और कैबिनेट ये चाहती है गाजा को हम एनेक्स भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें हवा में। देखिए, अभी कुछ भी तय नहीं। ट्रंप का क्या है, ट्रंप ने कह दिया है कि तुम जो चाहे करो, और ये शुरू से था कि ट्रंप नेतन्याहू को इसी तरह से फंसाएगा, कहेगा तुम जो चाहे करो। उसके बाद अल्टीमेटली अरब देश और ये लोग जो अभी घेराबंदी इजराइल की हो रही है, और अब तो यूरोपियन देशों की तरफ से भी हो रही, तो ये जो है ट्रंप उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं करेगा, कहेगा ठीक है भाई, घेरेबंदी हो रही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और अभी आप देखिए तो भारत जैसा देश जो इजराइल पर निर्भर हो रहा था, और भारत ने सोचा था कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ है तो उसके बाद इजराइल हमारी मदद करेगा, लेकिन इजराइल ने कोई मदद नहीं की, इजराइल खुद ही फंसा हुआ है। अब भारत को चाइना के पास जाना पड़ा है। चाइना के पास जाने का मतलब है जो प्रधानमंत्री चाइना विजिट कर रहे हैं, चाइना के पास जाने का मतलब है कि रूस, चाइना, इंडिया और ईरान, ये पूरा जो एक ग्रुप है, ये जबरदस्त तरीके से इमर्ज करेगा। अब जब ये इमर्ज करेगा तो सीधी बात है कि ईरान के साथ, भारत को भी ईरान के साथ आना होगा, और ऐसी स्थिति में ईरान इजराइल का कोई युद्ध होता है तो उसमें भारत की मजबूरी है कि वो ईरान को सपोर्ट करे। और अगर गाजा में ऑक्यूपेशन हुआ और एक अभी जो कत्लेआम हो रहा है वो तो कुछ नहीं है, जो वो समय कत्लेआम होगा जब कुछ ही दिनों में ये कोशिश की जाएगी कि लाखों लोगों को मारा जाए, उनको गाजा से हटाया जाए, तो वो फिर जो अफरा तफरी मचेगी, वो जो मैसेकर्स होंगे, और फिर उसका जो हमास जिस तरह से लड़ रहा है वो जिस तरह से जवाब देगा, ये एक बड़ी चीज है जिसको लेके पूरा जो मामला है वो अधर में लटका है। उधर लेबनान में भी क्राइसिस बहुत आगे बढ़ गई है, क्योंकि लेबनी स्टेट पे जो प्रेशर डाला है अमेरिका ने कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करो, उसमें उनके प्रेसिडेंट ने तो वो तो दोहरी बात करते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है नवाफ सलाम, जो सुन्नी है, और वहां आप जानते हैं प्रेसिडेंट मैरोनाइट क्रिश्चियन होता है, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी, और जो स्पीकर होता है पार्लियामेंट का वो शिया होता है। तो वहां की जो पूरी स्थिति है उसमें जो नवाब सलीम है, जो सुन्नी प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कल कहा कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना हो सकता है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, कोई कैबिनेट की पोजीशन नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह खुद सरकार में है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिजबुल्लाह के मिनिस्टर्स हैं तो अगर उनको बुला के कुछ बात की जाए तो वो तो हुई नहीं। प्राइम मिनिस्टर का एक तरफा बयान है, जिसको लेकिन नईम कासिम हिजबुल्लाह के, उन्होंने भी कहा है कि ये जो हिजबुल्लाह से कहा जा रहा है कि हथियार अपने छोड़ो, ये वही चीज है जैसे फिलिस्तीनियों से कहा गया हथियार छोड़ो और तुमको हम बचाएंगे, लेकिन हमास समझ गया, उसने कभी हथियार नहीं डाले, और वो आज भी लड़ रहा है और कल भी लड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है सिविलियंस को बचाने का हथियारों के साथ। तो अब लेबनान भी, अगर लेबनान का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह डिसआर्म हो, तो इसका मतलब है कि वो लेबनान की सॉवरेंटी को बेच रहा है इजराइल को। ये सीधे अब वहां पर सीधी लड़ाई हो गई। वहां पर नईम कासिम ने कह दिया है कि ये जो है जितनी भी ताकतें हैं जो कहती हैं हिजबुल्लाह डिसआर्म करो, हिजबुल्लाह एक तो हथियार डालेगा नहीं, दूसरी बात उसको तुम लोग इजराइल से क्यों नहीं कहते हो वो पीछे हटे, वो संधि का पालन करे, पहले इजराइल से संधि का पालन कराओ, उसके बाद हमसे बात करो। तो ये देखिए स्थिति मिडिल ईस्ट में मेरे ख्याल से कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रही है, बड़े कन्फ्रंटेशन की तरफ। यमन की तरफ से भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं,
और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो अमेरिका इजराइल को घेर रहा है। ये पूरी स्थिति है जी। ये अमेरिका इजराइल को घेर रहा है। दूसरी तरफ से ईरान से बाकायदा खबरें आ रही हैं, वहां पर एक मिसाइल खुर्रम शहर 5, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 36 मिनट में अमेरिका पहुंच सकती है, ऐसी उन्होंने कोई तैयारी कर ली है। उन्होंने नेशनल डिफेंस काउंसिल फिर से बनाई है, जो 1980-88 की जंग के बाद डिसमेंटल कर दी गई थी। उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड आयतुल्लाह खामेनेई के नुमाइंदे सलाहकार हैं लारीजानी, उनको बना दिया गया है। तो वहां भी जंग की तैयारी बड़े पैमाने लग रही है। तो क्या इजराइल और अमेरिका, जो अभी 12 दिन की जंग के बाद एक तरह से पिट करके भागे थे, क्या वो फिर ईरान से लड़ने की हालत में आएंगे? इन तमाम अंदरूनी खलफिशार और टकराव के बावजूद जो इजराइल में नजर आ रहा है, और जो इनस्टेबल माइंड ट्रंप का नजर आ रहा है, वो पता नहीं क्या चाहता है, कब क्या करेगा। ऐसी हालत में क्या ईरान से टक्कर लेने की हालत में है ये लोग? नहीं, हालत में तो नहीं है, और टक्कर ये लेना भी नहीं चाहते हैं अभी, लेकिन टक्कर होगी। क्योंकि जब जो आप गाजा में अभी जो कत्लेआम हो रहा है, उससे जरा सा थोड़ा सा, और अगर गाजा का ग्राउंड इन्वेजन होगा तो उसमें कत्लेआम बढ़ेगा। जैसे ही ये कत्लेआम बढ़ता है, वैसे ही आप देखिएगा तो जो अरब देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन को हम सितंबर में एज अ राज डिक्लेयर कर देंगे, तो अभी तो ये है कि उन्होंने इसलिए कहा नेतन्याहू को बचाने के लिए, क्योंकि फिलिस्तीन को राज डिक्लेयर कर देंगे, और उधर हमास को डिसआर्म करने की भी बात कही है। तो वो इजराइल की मदद के लिए, कि इजराइल अगर अपना फेस सेविंग चाहता है तो वो एक आखिरी मौका उसके पास है। लेकिन वो फेस सेविंग अगर इजराइल ने नहीं ली, और इजराइल ने कहा कि ठीक है पैलेस्टाइन स्टेट तुम रिकग्नाइज कर लो, फिर भी हम गाजा में कत्लेआम करेंगे, हम वहां से पीछे नहीं हटेंगे, तब ऐसी स्थिति में ये साफ है कि एक बहुत बड़ा समर्थन हमास को मिलेगा। फिर पूरी दुनिया में जो लोग हमास को हथियार डालने के लिए कह रहे हैं, यूरोपियन देश और अरब देश, और न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस भी जिसके बाबत हुई, वो खुद ही कहेंगे कि अब हमास का रास्ता सही है। तो ये देखिए एक बड़ी चीज है, क्योंकि गाजा में ग्राउंड इन्वेजन के बहुत मायने होंगे पूरे विश्व पटल पे, और जियोपॉलिटिक्स में चेंज हो ही रहा है। मैंने बताया आपको कि भारत चीन के साथ हाथ मिलाने जा रहा है, और अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं, कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा भी होगा, लेकिन वो हो रहा है। जो आपका राइट विंग गवर्नमेंट है, जो इसने जाने क्या क्या कहा है, उसको ईरान के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। और ये जो ट्रंप ने टैरिफ जो लाद दिए हैं, इंडिया के सामने भी वही सवाल आ रहा है जो बाकी मुल्कों के सामने, जो बाकी अरब मुल्कों के सामने भी है, और जो मुल्क आजाद हुए 1940 और 50 के बीच में, उनके सामने है कि कहीं फिर से अमेरिका, और भाई इंग्लैंड और यूरोप ने पूरी दुनिया को कॉलोनाइज किया हुआ था, अमेरिका उन्हीं की लेगेसी को आगे ले जा रहा है, अमेरिका इजराइल। तो अमेरिका इजराइल फिर से पूरी दुनिया पे काबिज होना चाहते हैं, इस तरह की बात। और ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्ताव पेट्रो ने कह भी दी, खुल के कह दिया कि ये जो गाजा में हो रहा है, ये एक रिहर्सल है, ये पूरी दुनिया को फिर से गुलाम बनाने का रिहर्सल है, और अगर हमारा विरोध करोगे तो तुम्हारा गाजा बना दिया जाएगा। ये पूरी इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका इजराइल ग्राउंड पे आइसोलेटेड है, हर जगह है, इवन सीरिया में आइसोलेटेड है, क्योंकि सीरिया में भी जो इजराइल चाह रही थी वो हुआ नहीं, जिस तरह से वो चाह रही थी वो हुआ नहीं। रूस का भी एक बड़ा हिस्सा इजराइल विरोधी हो गया, और वो भी लड़ रहा है इजराइल के खिलाफ। सीरियन रेजिस्टेंस की तो बात ही एक, अभी मान लीजिए हम एक उसको थोड़ा अलग रखें। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी सूरत बन रही है जिसमें इजराइल और अमेरिका को कोई एडवांटेज है। पॉलिटिकल एडवांटेज तो नहीं है कहीं से भी। और गाजा इन्वेजन ऑक्यूपेशन का मतलब है इससे भी बड़ा कत्लेआम, और दुनिया में जो लोग सड़क पे आ रहे हैं फिर उनकी संख्या दूनी तिगुनी हो जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में देखिए बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। वियतनाम वॉर में अमेरिका को हारना पड़ा, साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड हट गया, और इस बार भी इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। जी, ये मुंह की खानी पड़ेगी। कहां तक पहुंचेगी बात अगर जंग फिर से शुरू हुई? जिस तरह से 12 दिनों की जंग में ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, और जिस तरह के टारगेट हिट्स किए, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान इजराइल का हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि 1/3 इजराइल
खत्म हो चुका है। तो ऐसी हालत में क्या वो जो कुछ लोग कहते हैं कि 2028 तक इजराइल, क्या आप भी उस थियरी को मानते हैं क्या कि क्या इजराइल पूरी तरह से खात्मे की तरफ जा रहा है, या क्या क्या सूरत बनेगी उस हालत में? नहीं, इजराइल तो देखिए खात्मे की तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी ये तो जो डिसीजन है गाजा को ऑक्यूपाई करने का, अगर ये होता है तो ये सुसाइडेड है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा, और इजराइल किस बल पे ऐसा सब करेगा, और धीरे धीरे अमेरिका भी हाथ खींच लेगा। ईरान की जो बात है, देखिए एक पॉइंट मिस हो गया है कि वो जो खुर्रम शहर 5 की आपने बात की, मैंने उसको उसका वीडियो सब बनाया जी था। जी अब वहां पर देखिए वो ऐसी मिसाइल हाँ है जो आ, मतलब 15 मैक के हिसाब से चलती है, 3000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा उसकी स्ट्राइक है, मतलब और वो अमेरिका 36 मिनट में वो पहुंच सकती। तो वो हाइपरसोनिक एक नई तरह की मिसाइल है जो ईरान ने अभी यूज नहीं की। उसके बाद ईरान के पास देखिए तीनों लेवल की मिसाइल्स आ गई हैं, मतलब हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सबसोनिक, यानी साउंड के स्पीड से मैक 5 से ऊपर हाइपरसोनिक, 1 to 5 मैक 1 to 5 के बीच में वो सुपरसोनिक, और साउंड से नीचे वो सबसोनिक। अब इन तीनों मिसाइल्स के हिसाब से वो छोटी दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी, तीनों वो ये कवर कर सकता है ईरान। उधर यमन ने भी अपना एक नया सैयाद नाम का एक सबसोनिक मिसाइल अनवेल की है, जो समुद्री तट से सीधे शिप्स पे हमला कर सकती है। और अभी हैरी ट्रूमैन, जो अमेरिका की शिप पीछे हटी और ट्रंप को यमन से समझौता करना पड़ा, उसके भी जो डिटेल्स हैं वो बड़े शॉकिंग हैं। उसमें अब ये बात सामने आ रही है कि ट्रंप की जो हैरी ट्रूमैन कैरियर था, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, और यमन से उसकी इलीट फोर्स नहीं लड़ पाई। ये पूरी एक बात जो है अमेरिका, ये भी सामने आई है। इसलिए अमेरिका अब कोई मदद सैनिक करेगा जिस तरह से उसने एक बार कोशिश की यमन के मामले में, इजराइल की वैसी स्थिति नहीं बनती दिख रही। तो इजराइल देखिए, वो गाजा पे अगर उसने कब्जा करने की कोशिश की और बड़ा कत्लेआम किया, तो देखिए फिर यमन और हिजबुल्लाह भी तैयार हो गया है, हिजबुल्लाह भी शुरू करेगा, और ईरान उधर से तैयार है ही। तो ये देखिए ये पूरी परिस्थितियां हैं। यानी 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 आपकी यानी आपका कहना यह है कि अमेरिका अब इजराइल की मदद के नाम पर ना तो ईरान पर हमला करेगा, ना ही यमन पर हमला करेगा। तो फिर उसके बाद तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का झंडा वेस्ट एशिया में जो है वो गड़ चुका है, उसकी जगह बन चुकी है। अब इजराइल को भी दोबारा सोचना पड़ेगा, अगर अमेरिका उसके साथ नहीं आता ईरान के खिलाफ, तो वो भी कैसे हमला कर पाएगा। तो इसके बाद तो फिर इजराइल की ताकत खुद सिमटती हुई नजर आती है, क्या लगता है? नहीं, सिमट तो रही है, देखिए इजराइल की ताकत बहुत सिमट रही है। अभी पूरी बात ये आई है कि $7 बिलियन अभी तक खर्च हो चुके हैं इजराइल के, और इजराइल ने कुछ अचीव नहीं किया है। फिर उसके बाद अभी अगर जो नया अभियान शुरू होगा उसमें एडिशनल $4 से $5 बिलियन लगेंगे, और उसका कोई एंड गेम नहीं है, यानी उसकी समाप्ति कोई पिक्चर नहीं। सेना भी यही कह रही है कि समाप्ति की तो कुछ पिक्चर लाओगे, तुम अंत में क्या करोगे? गाजा को इंडेफिनेटली ऑक्यूपाई करना है, मतलब हमेशा के लिए करना है, तो वो कैसे होगा? क्योंकि भाई कोई तो पॉलिटिकल सेटलमेंट आपको करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आप पॉलिटिकल सेटलमेंट आप ना करिए कोई। और अभी भी सेना ये कह रही है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम युद्ध में जाएं। लेकिन अब जब आप गाजा ऑक्यूपाई करेंगे, उस समय आपका क्या अल्टीमेट मोटिव है? देखिए दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है, किसी भी देश ने किसी भी देश पर अटैक किया है तो उसका एक मोटिव था। अगर गलत भी किया है तब भी, अमेरिका ने इराक पे अटैक किया, WMD की बात है, जहां WMD ये क्लियर हो गया WMD नहीं मिले, अमेरिका को वहां से पीछे हटना पड़ा। उसके बाद अफगानिस्तान पे अटैक किया, फिर अफगानिस्तान में तालिबान को हटाया, फिर जब ओसामा बिन लादेन को वहां पाकिस्तान में मार दिया, तो फिर अमेरिकन ऑपरेशन चलते रहे, लेकिन फिर अल्टीमेटली अमेरिका को 2021 में वहां से हटना पड़ा। तो ऑब्जेक्टिव देखिए क्लियर नहीं होता है, तो ये पूरी एक जो सिचुएशन है उसमें तो नेतन्याहू का देखिए जो ऑब्जेक्टिव था हमास को एलिमिनेट करना, और ये
होस्टेजेस को छुड़ाना, तो अपने कैदी इसमें वापस लेना। हाँ, अब उसमें तीसरा जुड़ गया है कि फिलिस्तीनियों से गाजा को खाली कराना, लेकिन ये खुल के नहीं कहा जा रहा है। ये चक्कर यहाँ ये यहाँ खुल के नहीं कहा जा रहा है कि हमको फिलिस्तीनियों से गाजा को हटाना है, गाजा को कैप्चर। अब यही तो सेना इसी में कंफ्यूजन है। सेना कह रही है कि तुम्हें कब्जा करना है तो कब्जा करने के एक टाइम होता है, और अगर तुम्हें वहां के लोगों को निकालना है तो वो एक अलग एक्सरसाइज है, उसका एक अलग तरीका, उसका एक अलग बजट है, उसका एक अलग ये है। वो संभव भी नहीं है कि हो भी नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें फंसी। देखिए, ये बहुत अजीब सा इशू हो गया है। बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जो चीजें हैं वहां पर अब मामले फंस रहे हैं, और इन्हीं माइन्यूट चीजों में इजराइल हार रहा है। मतलब इजराइल जो है, इट हैज बीन डिफीटेड एज फार एज द नैरेटिव इज कंसर्न, इट इज आल्सो बीइंग डिफीटेड इन डिटेल्स। ये स्थिति। इजराइल यानी पूरी तरह से हारता हुआ नजर आ रहा है, सीधा सीधा। अब उसको जान बचाने की या अपनी किसी तरह से वो जो जाहिरी तौर पर जीत का एक ढोल पीटने वाली हालत थी, वो भी अब होती हुई नजर नहीं आ रही। कोई नकली जीत के लिए भी कोई रीजन या कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इवेंट क्रिएट नहीं हो पा रही। ऐसी हालत में नेतन्याहू किसको क्या जवाब दे पाएंगे? अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प बात है, हारेदी जो वहां पर मजहबी मदरसे या स्कूल हैं, उनमें पढ़ने वालों को सेना में भर्ती करने वाला मामला था, उनके लीडर ने ये कहा कि हमें इसके खिलाफ ग्लोबल सतह पर एक मूवमेंट चलाना होगा, स्ट्रगल करनी होगी। यानी वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। फौजियों की कमी, पिछले दिनों हमने देखा नॉर्थ गाजा में इजरायली मीडिया के लोग गए, हरेट्स ने रिपोर्ट किया कि फौजी ने हमसे कहा कि हमें मत भूल जाना, हम यहाँ बिल्कुल बर्नट आउट हो चुके हैं, हम किसी हालत में लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये नेतन्याहू किसके दम पर, किसके बल पर, जबकि ट्रंप भी इशारे मुख्तलिफ तरीकों से दे रहे हैं कि वो शायद बहुत आगे तक ना जा सके, ये किसके दम पर लड़ने की तैयारी है? कौन सा वो ऑब्जेक्टिव है जो वो हासिल कर सकेंगे अभी और गाजा पर कब्जा करके? ये देखिए, अब इसमें नेतन्याहू का पर्सनल सर्वाइवल, एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि हिटलर देखिए, हिटलर जो है उसको यूरोपियन ताकतों ने पैदा किया था कम्युनिस्ट रशिया को मारने के लिए, लेकिन उसने फिर यूरोपियन ताकतों पर ही हमला कर दिया, भस्मासुर वो बन गया। तो अब नेतन्याहू एक भस्मासुर जैसा बनता जा रहा है। उसको पैदा तो अमेरिका और नेटो ने किया और उसको आगे बढ़ाया कि तुम लड़ो, और 7 अक्टूबर के बाद और। लेकिन अब नेतन्याहू की ये स्थिति बन गई है कि वो पीछे नहीं हट सकता, और पीछे जो नहीं हट सकता है वो उसको आगे बढ़ना है, और आगे आगे मौत है। आगे मौत इसलिए है क्योंकि आगे आप कुछ भी करेंगे वो आपके खिलाफ जाएगा, कुछ भी आप करेंगे, जो जीत का आप दावा करेंगे वो भी नहीं होगी। मैसाकर करेंगे आप लाखों लोगों का तो उससे फिर रिएक्शन होगा। ये देखा जा चुका है। अभी इतना रिएक्शन हो रहा है। पूरे इजराइल में टूरिस्ट पिट रहे हैं इस समय पूरे। अभी ग्रीस की खबर आई है, वहां पर मारे गए। वहां पर तो एक इजरायली टूरिस्ट के कान ही काट लिए एक आदमी ने, पूरा कान उसका। और अब ये मामला ये नीदरलैंड्स में, बेल्जियम में, सब में जो आईडीएफ के लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, एथेंस में, इटली में, सब जगह ये पूरी स्थितियां बन रही हैं। जनता अब उनका विरोध कर। अरे साहब, अमेरिका से ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक फौजी वापस गया अमेरिका, तो वहां उसके घर के सामने आईडीएफ के खिलाफ बहुत बड़े बड़े नारे लिखे हुए मिले उसको। वो उस तरह की चीजें भी आ रही हैं। आईडीएफ के खिलाफ नारे लिख दिया और गाड़ी भी उसकी जला दी। एक मतलब उस आईडीएफ सोल्जर की गाड़ी भी किसी ने जला दी जिसने आईडीएफ, डेथ टू आईडीएफ लिखा। दूसरी बात, वो हरेदी वाला पॉइंट रह गया था। उसमें देखिए क्या है कि हरेदी कंस्क्रिप्शन लॉ फिर से ये लोग लाने जा रहे हैं। अब हरेदी जो रेबाइज है उनकी अभी मीटिंग हुई कल, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इजराइल एक तनखैया हो गया, या इसको क्या कहा जाए, वो उसको उन्होंने कह दिया कि ये जो है पूरा एक ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट हम नहीं मानते, और इजराइल के खिलाफ फिर एक हमको रिलीजियस वॉर की फतवा देना पड़ेगा। अजीब सी ये वहां के रब्बई कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ हमको फतवा देना पड़ेगा अगर इन्होंने जबरदस्ती जो रिलीजियस स्टूडेंट्स हैं उनको आर्मी में लाने की कोशिश की
तो हमको ये करना पड़ेगा। अब ये बताइए, इस स्थिति में नेतन्याहू कितना किस दुनिया में रह रहा है, उसका माइंडसेट किस दुनिया में है। और वो उसको एक चीज लग रही है मेरे ख्याल से कि अगर हमने ग्राउंड में वाकई हमास के लोगों को मार दिया, सरेंडर करवा दिया और वाकई फिलिस्तीनियों को हमने डिस्प्लेस करा दिया, तो दुनिया में हमारी फिर से वाहवाही होगी। जबकि ऐसा नहीं है। अगर वो ये करता भी है, दुनिया में अब उसको एक अछूती माना जाएगा, इजराइल को अछूती माना जाएगा। कोई इसमें उसकी वृद्धि नहीं होने जा रही। संभावना तो यह है कि वो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर थ्योरेटिकली मान भी लिया जाए कि उसने ये कर डाला, तब भी वो एक वॉर क्रिमिनल की तरह देखा जाएगा, उसकी लेगेसी इसी रूप में रहेगी। और हमेशा एक ये कोशिश पूरी दुनिया में होगी कि इजरायलियों का बहिष्कार करो। तो इजरायली भी इस बात को समझ रहे हैं। बहुत सारे इजरायली जो पहले साथ थे 7 अक्टूबर के बाद, वो कह रहे हैं कि अब हम लोग जो हैं, हमको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी खराब हो गई है। हाइफा में बंदरगाह बैठ गया है, तेल अवीव में इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई है। इतना बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ, ये कैसे पूरा होगा? ये देखिए पूरी स्थिति। तो ये हर तरफ से इजराइल की नाकामी, इकोनॉमी खराब, दुनिया में बदनामी, फौजियों को दूसरे मुल्कों में जाने में मुसीबतें, ये सारी चीजें हो रही हैं। और जो आइडियोलॉजिकल बेस इजराइल का था, द वेरी आइडिया ऑफ इजराइल, जिसमें हरेदी, जिसमें मजहबी लीडरशिप, जिसमें उनका बड़ा रोल था, वो पूरी दुनिया से यहूदियों को लाने की कोशिश करते थे। अब अगर वही इजराइल, आइडिया ऑफ इजराइल के खिलाफ ही वो लोग खड़े हो जाएंगे, तो फिर और कौन सा बेस रहेगा इजराइल को एक तरह से एक नकली मुल्क चलाते रहने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, इस हालत में दुनिया के मुल्क अब कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे? आपने शुरू में थोड़ा सा इशारा दिया था कि भारत जो है वो हो सकता है ईरान के साथ और चीन और रूस के साथ चला जाए। तो क्या अब मोदी जी ने जो कहा था हम इजराइल के साथ हैं इस मुश्किल वक्त में, क्या ऐसे ऐसे हालात में क्या भारत आगे क्या कुछ कर सकता है? नहीं, देखिए, भारत तो अब क्या कर सकता है? चीन और रूस के साथ भारत को जाना ही है। अब भारत के पास विकल्प नहीं है। ट्रंप ने जिस तरह से अब तो 50% टैरिफ लगा दिए हैं। कोई ट्रेड डील, देखिए, ट्रेड डेलीगेशन अमेरिका का 25 अगस्त को आ रहा है। मोदी उसके बाद चाइना जा रहे हैं और एससीओ की मीटिंग है, बाकायदा उसमें जा रहे हैं वो पहले। जबकि एससीओ के जो प्रस्ताव हैं उसके खिलाफ भारत रहा, जो कई प्रस्ताव आए, जिसमें गाजा की युद्ध पे भी। तो अब यहाँ पर पूरी जो स्थिति है वो बदल गई है। और इसमें जाहिर सी बात है, रशिया और चाइना के साथ जाने का मतलब है ईरान के साथ जाना। क्योंकि ईरान के साथ आप अगर नहीं गए तो उसके बाद फिर वही बात आ जाएगी कि जो तेल की बात है, अमेरिका कह रहा है कि तेल हमारे कहने पे खरीदो, जिससे हम कहें। और भारत जो है वो कह रहा है नहीं, हमें रशिया से तेल खरीदना है। कल पहली बार ट्रंप के खिलाफ एक तगड़ा बयान भी आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी बार्गेनिंग चल रही है। हो सकता है बार्गेनिंग चल रही है, और बार्गेनिंग चलती रहती है, लेकिन इसमें अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। और अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के लिए खोले, जो भारत कभी भी तैयार नहीं होगा। क्योंकि चाहे जितनी राइट विंग गवर्नमेंट हो, वो किसानों के को नाराज नहीं कर सकती है। वो जो बेसिकली जो ये कोशिश है अमेरिका की कि जीएम क्रॉप्स को यहाँ लाना, जिससे यहाँ की खेती तबाह हो जाएगी, तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, तो उसमें भारत अग्री नहीं करेगा। वो एक ऐसी रेड लाइन है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो चाइना और रशिया के पास भारत जा रहा है। और इसीलिए देखिए, बल्कि ये अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये जा रहे हैं। और जबकि ये प्राइम मिनिस्टर प्रो इजराइल रहे हैं और प्रो अमेरिकन रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे राजनीतिक परिस्थितियां किसी आदमी को बदलती हैं, ये आपको इसमें दिखाई। और पूरी एक पार्टी, मुल्क में नहीं कहूंगा, एक पार्टी जो मुल्क पे इस समय शासन कर रही है, उसकी विदेश नीति को पलट दिया पूरी परिस्थितियों में। ये आप देखिए, ये विदेश नीति बदल रही है। हमारे मोदी जी चीन जा रहे हैं, हमारे एनएसए अजीत डोवल सब रूस गए हुए हैं, और हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने इजराइल के अंदर के हालात बहुत ही गहराई से बताए, और भारत की विदेश नीति में बड़ी तब्दीली जो बिल्कुल सामने नजर आ रही है। मोदी जी चीन जा रहे हैं, तो ट्रंप और नेतन्याहू से दोस्ती अब खात्मे की तरफ है। ये चीज जो है वो बहुत ही बड़ी तब्दीली का आपने बताया इशारा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखें।
और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अमरीश मिश्रा जी के चैनल पर भी आप जरूर जाएं, अमरीश मिश्रा स्पीक्स वाइवा पैलेस्टाइन, मुसलसल उस पर वो वीडियो डालते हैं, उन वीडियोस को भी आप देखें, उनका चैनल सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।